हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपका थियोरेटिकल ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का प्रैक्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये थियोरी जो है वो एज ए कंप्यूटर डेवलपर या फिर एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हम सभी को इससे वाकिफ होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आगे जाकर इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर्स इस थियरी पर बेस पर आपको कई सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सभी थियोरी आ गई तो इस थियोरी के बेस पर आप नेक्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कई सारे ऐसे भी कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स आएंगे जो कि आगे जाकर आप इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करोगे। लेकिन अभी अगर आपने इस सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं किया तो इन नेक्स्ट सेशंस यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर आपको जो भी इस सब्जेक्ट पर बेस्ड जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपको क्लियर करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो मेक श्योर इस सभी लेक्चर्स को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी लेक्चर्स को आप बड़े ही ध्यान से देखें और उनको ध्यान से समझें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम सभी को मालूम है क्या होता है। ठीक है, हम सभी अपने डिवाइस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते ही है। मेजॉरिटी यूजर्स जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। उसके कंपेयर के अंदर देखना चाहे तो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन आफ्टर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस तरह से वो वर्कआउट करती है बिहाइंड द सीन। आप मॉनिटर पर कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, प्रोसेस कौन कौन सी होती है ओएस को चलाने के लिए। तो इस सभी प्रोसेस को हमें डिटेल के अंदर देखना है इस सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन के अंदर हमें कुछ यही वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं व्हाट इज ओएस, ओएस हम किसको बोल सकते हैं। देन आफ्टर बेनिफिट्स ऑफ ओएस, ओएस को यूज करने के बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। देन आफ्टर कंसेप्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका अगर आप एक व्यू निकालना चाहो, एक कंसेप्चुअल व्यू निकालना चाहो, तो फिर आप किस तरह से उसको लिख सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। और एट लास्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह को से फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करती है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी गई है, देखिए, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखिए यहाँ पर क्या गया गया, ओएस है क्या, ओएस वन टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, हमारी फील्ड के अंदर यानी कि आईटी फील्ड के अंदर दो चीज आती है, एक होता है सॉफ्टवेयर जबकि दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हमारे पीसी के अंदर, हमारे सीपीयू के अंदर तो ऐसे कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेस है। ठीक है, हार्डवेयर की अगर आप बात करें तो हमारे पास कई सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, रैम, ठीक है, उसके बाद डिस्क राइटर होता है, पावर सप्लाई होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, माउस। तो सभी चीज जो है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर गिनी जाती है। तो इन सभी को मैनेज कौन करता है, सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो उसी कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हमारे कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अलग अलग टाइप की सर्विसेज भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल हमारे दिमाग में क्या था, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डेली टू डेली अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, राइट, हम कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं, दिस पीसी पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई मीडिया कंजप्शन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, राइट। तो इन सभी को हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ एक ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बिहाइंड द सीन वो क्या होता है, तो वो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि बिहाइंड द सीन आपके पास कई सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस चल रही होती है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स बैकग्राउंड के अंदर चल रहे होते हैं, जो कि आपके सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, और कुछ प्रोवाइड भी करता है सर्विसेज कुछ चुनिंदा कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। ठीक है, वे भी हम आगे देखेंगे किस तरह से वो प्रोवाइड करता है वो। देखिए यहाँ पर एक और आप लेयर की तरह भी बोल सकते हो कि वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट लेयर है बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कई सारे हैं, मैंने अभी भी आपको गिना है। तो उस कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच और हमारे बीच यानी कि वन टाइप ऑफ यूजर जो कि कंप्यूटर को यूज कर रहा है, इन दोनों के बीच को जोड़ती हुई कड़ी वो कौन सी है,
हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली आप मॉनिटर के थ्रू सब कुछ देख सकते हो, राइट, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। तो किसकी मदद से? आप बोलोगे कि मॉनिटर की मदद से। यस, मॉनिटर तो है ही, बट मॉनिटर के अंदर आपको रिप्रेजेंट होकर क्या मिल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो चीज है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, उससे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है और मॉनिटर के थ्रू यूजर को वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएरी लेयर है ये। इंटरमीडिएटर आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्लियर? तो ये कुछ हमने बेसिक लेवल की डेफिनेशन समझी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको रिमेंबर करनी है। आप अपनी तरीके से भी ये डेफिनेशन को बना सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंक्लूड करनी होगी अपनी डेफिनेशन के अंदर। सपोज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस आ गया, ठीक है, कुछ वेरियस सर्विसेज आ गई और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आ गया, जो कि हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहो तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। मार्केट के अंदर फिलहाल कई सारी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज के अंदर भी हमारे पास कई सारे वर्जन अवेलेबल है। सपोज अगर हम पुरानी लेवल से स्टार्ट करें तो विंडोज एक्सपी, उसके बाद विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और फिलहाल विंडोज 10। इसी तरह से लिनक्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स भी वन टाइप ऑफ कर्नल ही है, एक ओएस ही है, तो उसके भी कई सारे सब ओएस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर जो है वो है काली लिनक्स, राइट, उबंटू, तो ऐसी कई सारी ओएस अवेलेबल है, रेड हैट। क्लियर? और अगर हम लास्ट में बात करें एप्पल की मैक ओएस के बारे में, यानी कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो उसके अंदर भी कई सारे वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ओएस के कुछ एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया वो भी आप यहाँ पर अपनी तरीकों से लिस्ट डाउन कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओएस। ओएस के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आप पहले देख सकते हो हाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर। डेफिनेशन के अंदर हमने क्या समझा था? हमारे पीसी के अंदर कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेस होते हैं जिसको ओएस कंट्रोल करती है, राइट। तो अलग अलग हार्डवेयर को अलग अलग मेमोरी कंजप्शन चाहिए होती है, कुछ रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो वो अब आपको नहीं करना पड़ता मैन्युअली, वो ऑटोमेटिक कर देता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल था हार्डवेयर का ऑर्गेनाइज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, ठीक है, वो यहाँ पे निकल गया, वहां पर हाइड हो गई पूरी कॉम्प्लेक्सिटी। किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ये हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करना कंप्लीटली अब कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? चलिए उसके बाद है कंजिस्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हाइड्स हार्डवेयर एंड गिव प्रोग्रामर्स द ईज टू वर्क विथ हार्डवेयर। तो यहाँ पर सेम वही चीज हुई, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की लेयर्स कुछ प्रोवाइड करेगा आपको ओएस, ठीक है, जो कि अपने हार्डवेयर को क्या कर देगा? हाइड कर देगा। यानी कि हार्डवेयर को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यूजिंग ओएस ही, यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रोग्रामर्स को थोड़ा सा ईज प्रोवाइड कर दिया गया कि आप किस तरह से अलग अलग हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के यूजर्स आते हैं। देखिए, एक आता है नॉर्मल यूजर्स, यानी कि हमारी तरह, जो सिर्फ अपने ओएस के जरिए अपने काम से मतलब रखता है, राइट, अपने पीसी पर मीडिया कंजप्शन करता है, कोई ऑफिस वर्क करता है। और दूसरा आता है प्रोग्रामर्स या फिर डेवलपर्स। प्रोग्रामर्स को क्या करना होता है? कुछ सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना होता है, ठीक है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना होता है। तो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उनको कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, उसका एक्सेस चाहिए होता है। तो डायरेक्टली नॉर्मल यूजर को वो हार्डवेयर यूजर्स का या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ओएस के जरिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। ठीक है, वो हमने अभी भी देखा, लेयर्स सभी हाइड कर देता है हार्डवेयर की, तो वो उसे एक्सेस कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रोग्रामर्स जो है वो अपने टैलेंट के थ्रू, वो कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू डायरेक्टली उन हार्डवेयर रिसोर्सेज के तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उस हार्डवेयर रिसोर्स तक पहुंचने के लिए भी ओएस आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करता है। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया है कि गिव प्रोग्रामर्स द ईज टू वर्क विथ हार्डवेयर। क्लियर? तो सेम यहां पर एक बात आप बोल सकते हो, नॉर्मल यूजर होता है, ठीक है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता है, तो ये हार्डवेयर किस तरह से काम करता है, कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर को काम करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वो डायरेक्टली अपना काम करता है और बस वही ओएस का काम है। इस तरह से नॉर्मल यूजर्स को बेनिफिट दिया जाए हार्डवेयर लेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके। और दूसरी ओर अगर आप देखना चाहे तो प्रोग्रामर्स को वो सभी एक्सेस प्रोवाइड करता है ओएस, डायरेक्टली काम कर सके वो हार्डवेयर लेयर के साथ।
और कुछ अपने नए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ओएस जो है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहती है। क्लियर? तो ये कुछ आप बेनिफिट्स रख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर मैंने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो बेनिफिट्स है वो आपको इंडिकेट किए हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी 3 ही लिखें, आप अपने हिसाब से भी रिसर्च करके कई सारे बेनिफिट्स ओएस के जो है वो लिस्ट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है उतने ही मैंने यहाँ से हाईलाइट किए। क्लियर? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का कंसेप्ट व्यू। अब ये कंसेप्ट व्यू क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो हम देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट व्यू के अंदर मेनली आपको जो हमने अभी अभी लेयर्स की बात की, ठीक है, हार्डवेयर लेयर्स और सॉफ्टवेयर लेयर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश देखने को मिलेगा, दोनों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वन टाइप ऑफ इसको आप डायग्राम भी बोल सकते हो, फिगर भी बोल सकते हो, कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कंसेप्ट निकाल सकते हो अपने अलग अलग लेयर्स का। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कंसेप्ट व्यू। तो यहाँ पर आपको फिगर के अंदर कुछ दिखाया गया है, कंसेप्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास मेनली 2 लेयर्स है। सबसे नीचे वाली जो है वो है हार्डवेयर लेयर, उसके ऊपर वाली जो है वो है सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो मेन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। चलिए, हार्डवेयर के अंदर तो मैंने अभी भी बात की, कई सारे हमारे पास रिसोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए अगेन मेन 2 सब कैटेगरीज है, एक है यूजर मोड और दूसरा है कर्नल मोड। ठीक है, कर्नल मोड के अंदर ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लाई करती है, जबकि यूजर मोड के अंदर क्या होता है, यूजर इंटरफेस प्रोग्राम होता है जिससे वो डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, क्लाइंट्स यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाया गया है वेब ब्राउजर है, ईमेल रीडर है, म्यूजिक प्लेयर है। ठीक है, तो ये कुछ टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिसके साथ डायरेक्टली यूजर कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो हम सभी को मालूम है, यहाँ पर आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह वगैरह। ठीक है, ईमेल रीडर की बात करें तो आप याहू का ईमेल यूज कर सकते हो, गूगल का जीमेल यूज कर सकते हो। ठीक है, थंडरबर्ड यूज कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर है हमारे पास। तो ऐसे अनगिनत कई सारे सॉफ्टवेयर जो है जो कि डायरेक्टली यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस प्रोग्राम के थ्रू, इन सभी को वन टाइप ऑफ यूआई प्रोग्राम्स कहा जाता है। यूजर इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म हो गया यूआई, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म था ओएस। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। और हाँ, अगेन मैं आपको दोबारा ट्रिगर करना चाहता हूँ, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो सब्जेक्ट है हमारा थियोरी बेस्ड ही है। ठीक है, हम अपने सिस्टम को अब तक यूज करते आए थे, तो बिहाइंड द सीन किस तरह से वो चलता है, किस तरह से फंक्शन करता है, ये सब कुछ हमें डिटेल के अंदर देखना है थ्रू आउट द सेमेस्टर। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए अब तक जो हम सिस्टम यूज करते आए थे उसको सिर्फ हमने 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया है और कुछ भी नहीं किया, सिंपल। ठीक है, एक है हमारा हार्डवेयर, आप यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो, रैम, देन आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, ये सभी चीज कहाँ पे आएगी, हार्डवेयर के अंदर आएगी यहाँ पे। ठीक है, बायोस, सेल, व्हाटएवर। उसके बाद सॉफ्टवेयर के आपको 2 कैटेगरी पाड़नी है, पहला हो गया कर्नल मोड, दूसरा हो गया यूजर मोड। कर्नल मोड के अंदर क्या आएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख भी सकते हो एग्जाम्पल उसके, सपोज विंडोज ओएस, लिनक्स ओएस और मैक ओएस। क्लियर? उसके बाद टॉप ऑफ द लेयर आपको मिलता है यूजर मोड, जहां पर डायरेक्टली जो है वो यूजर एक्सेस कर सकता है कुछ यूआई प्रोग्राम्स को। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल रीडर हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया। और यही वाले 3 आपको लिखने ऐसा भी कंपलसरी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी यूआई प्रोग्राम्स या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का नेम भी लिख सकते हो जिसके साथ डायरेक्टली यूजर कम्युनिकेट कर सकता है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूजर की और प्रोग्रामर की। हमने अभी भी बेनिफिट्स ऑफ ओएस के अंदर डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था। ठीक है, कि यूजर के जनरली 2 टाइप्स होता है, एक होता है नॉर्मल यूजर जैसे कि हमारी तरह, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो वो यहाँ पर इस ओएस के कंसेप्ट व्यू को किस तरह से हैंडल करेगा। अगर दूसरी तरीके से बोला जाए तो कौन सा यूजर किन किन लेयर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यूजर मोड है और दूसरा है कर्नल मोड। ठीक है, अब यूजर मोड के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं नॉर्मल यूजर का। नॉर्मल यूजर जो होता है वो डायरेक्टली अपने यूआई प्रोग्राम को ही एक्सेस कर सकता है, यानी कि यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स जो भी हम अभी तक नेक्स्ट करके जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है या फिर हमें कुछ
ओएस के अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ठीक है, उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। उस पर हम डबल क्लिक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, हम अपना काम करते हैं और क्लोज कर देते हैं, सिंपल। तो डायरेक्टली यूआई प्रोग्राम के साथ जिसका कम्युनिकेशन हो सकता है वो होता है आपका नॉर्मल यूजर, ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो वो ये सब तो एक्सेस कर ही सकता है यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली कर्नल मोड को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आपने सुना होगा हैकर्स या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो सभी को क्या करना होता है, कर्नल मोड के अंदर घुसना पड़ता है किसी ना किसी तरह से, अगर वो कुछ ट्विक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते तो, ठीक है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहे तो वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके पास प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपनी ओएस को ट्विक कर सकता हूं या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूं, ठीक है। सपोज अगर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, हमारे पास है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइटी भी आपने सुना होगा, आप कई डिवाइस को रूट कर सकते हो, राइट, ROOT, ROOT, रूट। तो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को रूट करके आप पूरी एंड्रॉयड ओएस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो आपको एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता था कि आप अपने फोन का लुक चेंज कर सकते हो, अपनी फोन फैमिली चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, वैसा ऑप्शन पहले नहीं मिलता था। तो पहले लोग क्या करते थे, अपनी डिवाइस को रूट कर देते थे, ठीक है, मतलब कि वो कर्नल मोड के डायरेक्टली एक्सेस कर लेते थे अपनी ओएस को, फिर वो अपनी ओएस को जैसा भी लुक देना चाहते थे वो दे सकते थे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी ना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनाई होगी, ठीक है, नॉर्मल यूजर को एक्सेस देने के लिए डायरेक्टली कर्नल मोड के अंदर। तो एक वन टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया, अपनी एंड्रॉइड डिवाइस को रूट करो और जो भी चाहो अपने आप ओएस को आप चेंज करो, अपने मुताबिक चेंज कर दो, अपने मुताबिक मॉडिफाई कर दो, ठीक है। फिर चाहो तो आप अपने फॉन्ट बदल दो, अपने आइकन बदल दो, अपनी पूरी की पूरी यूआई भी बदल सकते हो। इवन आप कस्टम रिकवरी के जरिए अपने एंड्रॉइड ओएस के अंदर एक नई ओएस भी डाल सकते हो, ठीक है। इतनी हद तक आपको कर्नल मोड का एक्सेस मिल सकता है, क्लियर। तो यहां पर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब कैसे करना है। मैक ओएस के अंदर आपके पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। मैक ओएस कई सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन विंडोज ओएस के अंदर और एंड्रॉयड के ओएस के अंदर, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लिनक्स की कुछ ओएस के अंदर भी आपको कर्नल मोड का एक्सेस किसी ना किसी तरह से मिल सकता है, ठीक है, और ये पॉसिबल भी है। तो इस तरह से हमारे पास दो यूजर होते हैं, ठीक है, अलग अलग अपने काम के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए, क्लियर। तो ये मैंने पूरा डिटेल के अंदर एग्जांपल आपको बताया, नॉर्मल यूजर क्या क्या कर सकता है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको अगर कर्नल मोड का एक्सेस मिल जाए किसी तरह से तो वो अपनी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या क्या कर सकता है, ठीक है, पूरी ओएस को वो ट्विक कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा कंसेप्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ही है जो अब तक हम यूज करते आए थे, उसका आपको कंसेप्ट व्यू निकालना है, यानी कि सिंपल सोचना है कि मेरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल सबसे टॉप लेयर की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एक सॉफ्टवेयर, दूसरा है बॉटम लेयर के अंदर हार्डवेयर। बस पहले आप इतना डिफाइन कर दो, हार्डवेयर के अंदर आप अपने कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ऊपर सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास दो लेयर आएगी, एक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर होगी यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आपको कई यूआई प्रोग्राम्स मिलेंगे, क्लियर। एंड देन आफ्टर सॉफ्टवेयर को अगेन आपको सब कैटेगराइज्ड करना है दो मोड के अंदर, पहला हो गया यूजर मोड, दूसरा हो गया कर्नल मोड, ठीक है। यूजर मोड जो कि डायरेक्टली यूजर यूआई प्रोग्राम्स के जरिए ही इंटरेक्शन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, उसको डायरेक्टली कर्नल मोड का एक्सेस नहीं होता, ठीक है। और कर्नल मोड का डायरेक्टली एक्सेस कौन ले सकता है, जिसके पास इनफ नॉलेज होता है, ठीक है, जिसके पास कुछ पर्पस होता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कर्नल मोड का एक्सेस चाहिए, मुझे मेरी ओएस को चेंज करना है, उस पर कुछ ट्विक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहां पर बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की या फिर कुछ प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो वही प्रोग्रामर्स यहां पर एक्सेस ले सकते हैं, क्लियर। तो यह हो गया आपका पूरा कंसेप्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये कुछ आपको टाइमलाइन दिखाई गई है, देखिए, ठीक है। यहां पर ये जो पूरा का पूरा हमने कंसेप्ट व्यू देखा ना, उसको ऊपर से नीचे तक आपको स्कैन करना है, ठीक है। अब आप अपनी नजर जो है वो ऊपर से लेकर आइए और नीचे तक जाइए, तो ये पूरा जो वर्टिकल आपको स्टैक मिल रहा है, स्टैक यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का कलेक्शन, कुछ लेयर्स ऑफ कलेक्शन। तो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो भी आपका कलेक्शन है उसको इस फिगर के अंदर हॉरिजॉन्टली स्टैक किया गया है, देखिए, ठीक है। यहां पर इस फिगर के अंदर सबसे ऊपर वाला कौन सा था, प्रोग्राम्स वाला, तो यहां पर देखिए आप प्रोग्राम्स है, ठीक है। उसके बाद यहां पर दूसरी लेयर थी यूआई इंटरफेस वाली, तो यहां पर आ गया आपका यूआई।
त्यहां पर आपका यहाँ पर था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद कर्नल एंड हार्डवेयर, तो यहाँ पर सेम चीज़ वही है, देखिए। ठीक है, तो इन सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है, सभी का कुछ ना कुछ पर्पज है, तो वो क्या है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, देखिए, और वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम्स यानी कि क्या, और यूजर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस प्रोग्राम्स को डायरेक्टली यूजर कम्युनिकेट कर सकता है, इस सॉफ्टवेयर के साथ, इस प्रोग्राम्स के साथ डायरेक्टली यूजर इंटरेक्शन कर सकता है। तो बस वही यहाँ पर लिखा है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर्स को इस लेयर के मुताबिक चेंज कर सकता है, या फिर इसको यूज कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, सभी प्रोग्राम्स को, राइट। उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो है यूआई। यूआई का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस प्रोग्राम यूज्ड टू इंटरैक्ट विथ यूजर। ठीक है, यहाँ पर सेम यही चीज है, यूजर इंटरफेस वाले जो भी प्रोग्राम होता है वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और आपके पास विंडोज ओएस है, तो आपको सबसे पहले मॉनिटर पर क्या दिखाई देता है, स्टार्ट होने के बाद एक डेस्कटॉप दिखाई देता है, राइट। उस डेस्कटॉप पर से आप कई सारी चीजें एक साथ ऑपरेट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो आपकी एक वन टाइप ऑफ यूआई होगी। डेस्कटॉप पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर के आइकन्स मिलते हैं, वहां से डायरेक्टली आप उस सॉफ्टवेयर को या फिर प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो। ठीक है, नीचे अगर हम स्टार्ट मेनू की बात करें तो आपको स्टार्ट का बटन मिलता है, सर्च का बटन मिलता है, टास्क बार पूरा का पूरा मिलता है। बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपको विंडोज का क्या मिलता है, कमांड सेंटर मिलता है, नोटिफिकेशन सेंटर मिलता है। ठीक है, डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो, इसको क्या बोला जाएगा, यूआई, यूजर इंटरफेस। आपके डेस्कटॉप की यूआई क्या है, वहां से आप अनगिनत प्रोग्राम्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम्स और यूआई दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर। चलिए, उसके बाद आती है मेन चीज, ओएस, यानी कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहां पर क्या कहा गया, ओएस प्रोवाइड्स अ वे टू यूजर टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। सेम वही चीज जो हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, ओएस वन टाइप ऑफ वे प्रोवाइड करता है आपको, जिससे यूजर डायरेक्टली अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट कर सके। क्लियर। लेकिन ओएस यहां पर है और हार्डवेयर तो यहां पर है। ठीक है, तो देखिए कर्नल क्या है, कर्नल हैज फुल एक्सेस टू हार्डवेयर रिसोर्सेज। मैंने पहले ही आपको इस फिगर के अंदर बताया था, अगर ओएस के जरिए आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर को कर्नल के अंदर छेड़छाड़ करनी होगी, या फिर कर्नल का फुल एक्सेस लेना होगा। ठीक है, तभी आप अपनी ओएस की मदद से हार्डवेयर को डायरेक्ट रन कर सकते हो, या फिर हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, बट यूजिंग कर्नल। ठीक है, कर्नल का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कर्नल ही एक ऐसी चीज है, कर्नल ही एक ऐसा लेयर है जिसका एक्सेस फुल है हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ। यानी कि हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्टली ओएस भी एक्सेस नहीं कर सकती। ओएस को सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी होगी कर्नल को, और कर्नल वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा हार्डवेयर को। ठीक है, चुनिंदा हार्डवेयर रिसोर्सेस कर्नल ले आएगा, और ओएस को जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कर्नल उसको प्रोवाइड करेगा, हार्डवेयर रिसोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से हार्डवेयर रिसोर्सेस का कंजप्शन होता है बाय द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बीच में एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, कौन सी, कर्नल वाली। ठीक है, तो कर्नल के जरिए ही कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हार्डवेयर रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हार्डवेयर रिसोर्सेस के अंदर आता है आपका सभी फिजिकल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल सभी टाइप के स्टोरेज, रैम, केबल्स, आईसी चिप्स एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज के अंदर आप कौन कौन सी चीज को इंक्लूड कर सकते हो, आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा टाइप हो गया SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, उसके बाद हो गया USB डिवाइसेस। तो कई सारी जो भी फिजिकल रिसोर्सेस है, इन शॉर्ट, वो सभी आता है यहाँ पर हार्डवेयर रिसोर्सेस के अंदर। क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा लेयर्स ऑफ कंसेप्ट व्यू। यहाँ पर सेम ये जो हमने फिगर देखी थी, ठीक है, उसका ही एक और रिप्रेजेंटेशन है, और इन सभी पार्ट्स का डिटेल के अंदर हमने डिस्कशन किया। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हो। क्लियर। और इस पूरे फ्लो को, इस पूरे कंसेप्ट व्यू को आप जितना भी डिस्क्राइब करना चाहो आप बेझिझक कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप राइट टर्मिनोलॉजी को चूज करके, ठीक है, अपना प्रोग्राम बनाइए या फिर अपना आंसर बनाइए। क्लियर। तो यह था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शनैलिटी क्या क्या होता है, या फिर वो हमें किस तरह से मदद कर सकता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को फंक्शनलाइज करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इट बूट्स द कंप्यूटर। ऑब्वियसली जैसे आप अपने प्रोग्राम का जैसे आप अपने CPU को स्टार्ट करते हो, ठीक है, वो आपका कंप्यूटर सबसे पहले क्या होता है, बूट होना स्टार्ट होता है।
बूट होते ही क्या होता है, कर्नल एक्टिवेट होता है, वो हार्डवेयर रिसोर्स को जैसे ही एक्टिवेट कर लेता है, जैसे ही एक्सेस कर लेता है, आपकी ओएस जो है वो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप मिलता है, इट बूट्स द कंप्यूटर। ओएस की मदद से ही आपका कंप्यूटर जो है वो बूट होना स्टार्ट होता है। क्लियर। दूसरा है, इट परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग द वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस, एग्जाम्पल माउस एंड कीबोर्ड। तो सेम वही चीज हुई, आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही अपने पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है, जो कि हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे सीपीयू के साथ कनेक्टेड ही होते हैं। अब अगर हम किसी तीसरे पेरिफेरल डिवाइस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यूएसबी डिवाइसेस, हेडफोन्स, इसको आप जैसे ही अटैच करते हो, ठीक है, अपने सीपीयू के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा, आपको यूएसबी की यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देती है। ठीक है, तो वो सभी यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाने को काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, कि आपके पीसी के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर अभी अभी एक नया पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सभी टास्क दिखाने का काम, नोटिफिकेशन दिखाने का काम, ये सभी काम कौन करता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल कमांड लाइन एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आपको बोली गई है कि वो कमांड लाइन इंटरफेस भी आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? देखिए, हम डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर जो भी अपनी ओएस को यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहां पर आपको क्या एक्सेस देखने को मिलता है, अपनी पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी को ओपन करते हो, आपको लोकल डिस्क ड्राइव CDE एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, आप डबल क्लिक करते हो तो फिर कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, कोई मीडिया कंजप्शन कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए। तो ये सभी चीज आप जो यूज कर रहे हो, वो आप यूज कर रहे हो थ्रू आउट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दूसरी चीज होती है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। यहां पर आप यूज करोगे ओनली कमांड्स, अपने माउस का भी यूज नहीं करोगे आप क्लिक करने के लिए, क्योंकि आपको कुछ दिखने ही नहीं वाला। कमांड की मदद से ही आपको सब कुछ अपना सिस्टम को एक्सेस करना होगा। माइट भी अगर आपने सुना होगा CMD, यानी कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो CMD के जरिए आप अपने पूरे प्रोग्राम को, अपने पूरे OS को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको इवन कोई नई फाइल भी बनानी है, कोई नया फोल्डर भी बनाना है, तो आप कमांड लगाकर कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, आपको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ओनली एंड ओनली कमांड के जरिए सब कुछ कर सकते हो। फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, कॉपी एंड मूव जैसी सभी चीज आप कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से भी कर सकते हो। इवन सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो OS आती थी, ठीक है, कई साल पहले, तो वो ओनली कमांड लाइन इंटरफेस वाली ही होती थी। फॉर एग्जाम्पल MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पहली OS, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पूरी की पूरी CLI बेस्ड ही थी। ठीक है, ये तो उसके बाद विंडोज XP 95 वो सब के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। क्लियर। तो आपको दो टाइप की यूजर इंटरफेस मिलती है किसी भी OS के अंदर, कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये भी IMP है, इसको खास आप ध्यान दीजिएगा। ओके, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं OS का। इट हैंडल्स सिस्टम रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर्स मेमोरी एंड शेयरिंग ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑब्वियसली CPU, टाइम बाय वेरियस एप्लीकेशंस और पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बता है कि आपका जो सिस्टम रिसोर्सेज है, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी है, उसके बाद CPU का जो टाइम है, ठीक है, वो अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस को कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके टाइम को, ठीक है, शेयर किया जाए कि इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए इतना ही टाइम आपको प्रोवाइड करना है, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको इतना ही CPU का टाइम एलोकेट करना है। तो सभी चीज कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगी कि किस रिसोर्सेज के पास कितनी आपकी मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखा होगा कई बार, सपोज 10 से लेकर 15 सॉफ्टवेयर आपने एक साथ ओपन कर लिए। ठीक है, इसमें से कुछ हाई रिसोर्सेस वाले होंगे, कुछ लो रिसोर्सेस वाले होंगे। तो जो लो रिसोर्सेस वाले सॉफ्टवेयर हो गए वो बेटर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल नोटपैड हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, वो सब सॉफ्टवेयर्स बेटर काम करते हैं। उसके बाद हाई रिसोर्सेस वाले, सपोज आप फोटोशॉप की बात करें, एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करें, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो आपको कई सारी प्रोसेस को क्लियर कर देंगे या फिर कई सारी प्रोसेसेस को किल कर देंगे ताकि वो चल सके। ठीक है, आप देखा होगा अगर आप माइट भी फोटोशॉप या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करते हो तो शुरुआत जब आप करते हो उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने की, ठीक है, तो अब आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग होने लगता है, आपका वो सॉफ्टवेयर जो भी फिलहाल रन है वो भी थोड़ा सा हैंग करने को लगता है। ठीक है, तो सभी चीज किस वजह से होती है?
पूरी मेमोरी या फिर रिक्वायर्ड मेमोरी उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एलोकेट नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी ऑलरेडी दूसरे सॉफ्टवेयर को मिली होती है, और इसलिए आपका जो CPU है वो प्रॉपर टाइमिंग उसको अलोकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी का रिसोर्सेज भी इवनली होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट which refers to the way that the operating system manipulates, stores, retrieves and save data। बहुत ही क्लियर बात यहाँ पर बोली गई है। फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी आराम से करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि मॉडिफिकेशन कर सकता है, डेटा को स्टोर भी कर सकता है, रिट्राइव भी कर सकता है, और अलग तरीकों से सेव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज फाइल मैनेजमेंट के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, यूजिंग OS। उसके बाद एरर हैंडलिंग इज डन बाय द OS ऑल्सो। ठीक है, एरर हैंडलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने आप देख लेता है। इट टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू अवॉइड एरर्स। वो साथ साथ ये भी देखता है कि मुझे कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर किसी सर्टेन एरर को अवॉइड करना है। ठीक है, वो भी OS अपने आप हैंडल करता है। कई बार अगर आप OS का ओल्ड वर्जन यूज करते होगे, सपोज विंडोज 7 या फिर विंडोज 8, तो सडनली आपका OS जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर का पूरा स्क्रीन हो जाता है, कुछ व्हाइट फॉन्ट छोटे छोटे लिखने कर आ जाता है। तो वो सभी क्या होता है, वन टाइप ऑफ एरर होते हैं, और वो एरर ऐसी होती है जैसे वो स्क्रीन आपको दिखे, जैसे वो UI आपको दिखे, आपको कंपलसरी अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना ही होता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है, रिक्वायर्ड मेमोरी आपके पास नहीं होती इसलिए। और कई बार आपके पास इनफ मेमोरी होती है तो छोटी मोटी एरर OS ऑलरेडी अवॉइड करने लगता है। ठीक है, तो ये सभी एरर हैंडलिंग का टास्क जो है वो भी कौन करता है, OS ही करता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस अवेलेबल थे OS के, वही मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं। वैसे अगर आप देखना चाहे तो OS के कई सारे और फंक्शंस भी हैं। ठीक है, OS कई सारा काम करते हैं, कह सकते हो आप पूरे सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा हैंडलेशन का काम करता है, वो अपना OS ही करता है। ठीक है, पूरे OS को मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, अगेन किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर रनिंग सॉफ्टवेयर को, या फिर किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को कितना कितना CPU का टाइम एलोकेट करना, कितनी कितनी मेमोरी उसको एलोकेट करना, कुछ पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, वो भी कौन डिसाइड करता है, OS ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो सभी चीज OS हैंडल करती है। आपका पूरा सिस्टम, कंप्यूटर को बूट होने से लेकर कोई भी किसी भी तरह की एरर हैंडलिंग तक, सब कुछ काम कौन करता है, OS ही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो अब आई थिंक आपको मालूम पड़ चुका होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है। ठीक है, पूरे सिस्टम को हैंडल करने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही होती है। क्लियर? तो चलिए अब आज के सेशन को हम यही पकड़ते हैं फिनिश, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 3 असाइनमेंट के क्वेश्चन देने हैं। व्हाट इज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देन आफ्टर कोई भी 2 मेन मेजर बेनिफिट्स आपको लिखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स आपको लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ।